जय श्री श्याम। रात के 12 बज गए थे और रेखा अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिड़की से बाहर जाती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। रेखा, क्या बात हो गई आज? इस समय तक वो आ जाता था। तभी रेखा की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रेखा की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रेखा के कमरे में प्रवेश कर गया। रेखा बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, मनोज बताओ कौन? रेखा ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, रेखा 2 दिन हो गए तुम्हें फुर्सत नहीं मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रेखा ने उस युवक को गले से लगा लिया। रेखा की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, मनोज आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहाँ से कुछ लाना था। रेखा, क्या लाना था? मनोज, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है। रेखा ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मनोज की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, रेखा तुम क्या गिफ्ट दे रही हो जन्मदिन पर मेरे? मनोज, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रेखा, तुम फिर शुरू हो गई। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रेखा ने एक बार फिर मनोज को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस वहाँ होता है प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रेखा के पिता ठाकुर बीरेंद्र सिंह की जोरदार आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी, वीरेंद्र, मनोज, मनोज, अरे कहाँ मर गया रे? ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद में चले हुए मनोज और रेखा हड़बड़ा कर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। मनोज, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रेखा, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रेखा की बात सुनकर मनोज दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रेखा सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरेंद्र सिंह के पास, रेखा, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मनोज मनोज करने लगे। मनोज के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरेंद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और 4:30 बजे ही तभी वहाँ पर मनोज आ जाता है। उसे देखकर बीरेंद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वीरेंद्र, अरे कहाँ मर गया था रे? तू मुझे आवाज़ दे देकर गला बैठ गया मेरा। मनोज, मालिक वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरेंद्र, सुन, तुझे पता है ना आज रेखा का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में विनय जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रेखा की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही हैं, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मनोज रेखा के यहाँ नौकर काम करता था। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मनोज, कैसे चला जाऊँ रेखा, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप पर बहुत परेशान करेंगे। रेखा, मनोज तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने 75 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गया मेरी समझ से बाहर है। मनोज के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मनोज का परिवार बीरेंद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रेखा और मनोज के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा भी
खबर न तो वीरेंद्र को और न ही उसकी पत्नी सुनीता और बेटे राकेश को। बहरहाल शाम को रेखा के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन बीरेन सिंह की हवेली में किया गया। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे पार्टी में। बीरेन दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रेखा का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसके बाद बीरेन सिंह ने रेखा और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रेखा तुरंत ही वहाँ से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है कि रेखा को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। सुनीता, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती है रहती है, अब हो रही है ना उल्टी। रेखा की उल्टियाँ रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। रेखा की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुरुचि ने जो कहा उसे सुनकर सुनीता देवी चीख पड़ी। सुरुचि, आप पागल हो गई हो क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है सुनीता देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुनीता, ये डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना। सुनीता देवी डॉक्टर सुरुचि को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए रेखा ने कहा, रेखा माँ, डॉक्टर सुरुचि ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुनीता देवी चौंक गई। घर वापस आकर रेखा ने सारी बातें अपनी माँ को बताईं। उसने ये भी बताया कि उसने और मनोज दोनों ने छिपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुनीता, ये क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता, हम लोग ठाकुर हैं, और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और न सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात बीरेन सिंह और उनके बेटे राकेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राकेश उसी समय राइफल लेकर मनोज को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मनोज आता हुआ दिख रहा। राकेश ने आओ न देखा न ताव बंदूक उसके ऊपर डाल दी। रेखा भागी भागी आई। रेखा, ये क्या कर रहे हैं राकेश भैया? मनोज को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रेखा की बात सुनकर राकेश ने बंदूक के भारी हिस्से से रेखा के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रेखा की हालत देखकर मनोज ने राकेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, मनोज, अगर आपने एक बार और रेखा पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बीरेन सिंह और राकेश ने अपना आपा खो दिया। राकेश, 2 कौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? बीरेन, राकेश पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है, कल को कोई और ऐसी गलती करने की ज़रूरत ना करे, इसलिए इसको इस बात की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। पिता की बातों को सुनकर राकेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मनोज की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राकेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रेखा थी। रेखा, मनोज, भाग जा, तू भाग यहाँ से, ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। बीरेन, ये प्यार है, प्यार। शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। रेखा, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी, ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। बीरेन, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर बीरेन सिंह ने अपने बेटे के साथ हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मनोज, रेखा, मनोज, एक बार प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रखोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई रेखा मनोज से प्यार कर रही है और कोई मनोज रेखा की ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। जय हिंद।